सुबह की सुनहरी धूप में कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों मीना और बबलू के साथ अपने छोटे से खेत में मेहनत कर रही है। माँ देखो, हमारे टमाटर के पौधे कितने बड़े हो गए हैं। कल से भी ज्यादा लाल टमाटर लग रहे हैं। माँ, मुझे तो लगता है इस बार हमारी फसल पूरे जंगल में सबसे अच्छी होगी। ये सब तुम दोनों की मेहनत का नतीजा है मेरे बच्चों। याद रखो, जो अपने हाथों से मेहनत करता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। खेत लाल लाल टमाटरों से भरा चमक रहा है। पास के पेड़ पर बैठे कालू कौवा और उसकी पत्नी बिजली ये सब देख रहे हैं। उनके चेहरे पर जलन साफ झलकती है। देखो तो बिजली, इस कोमल की किस्मत न दिन देखती है न रात, बस खेत में लगी रहती है और फसल भी कैसी लहलहा रही है। हाँ जी, हमारा तो पूरा पेड़ भी इतना अच्छा नहीं दिखता जितना इसका छोटा सा खेत दिख रहा है। पूरा जंगल बस इसी की तारीफ करता रहता है। सुन सुनकर मेरा तो खून खौल जाता है। रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। इसकी ये चमक ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये मैं देख लूंगा। कालू कौवा अपनी जलन में जलते हुए ऊंचे आसमान की ओर उड़ता है, जहाँ काले घने बादलों के बीच बादल राजा आराम से विराजमान है। प्रणाम बादल राजा, आपकी शक्ति की तो पूरे जंगल में धाक है। बस एक छोटी सी बात कहने आया हूँ। बोलो कालू, आज तुम मेरी तारीफ करने क्यों आए हो? जरूर कोई मतलब होगा। महाराज, नीचे कोमल चिड़िया का खेत है। वो कहती फिरती है कि उसकी फसल इतनी मजबूत है कि आपकी बारिश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो आपकी शक्ति का मजाक उड़ा रही है। ये सुनते ही बादल राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वे जोर से गरजते हैं और बिजली कड़कने लगती है। क्या कहा? एक छोटी सी चिड़िया मेरी शक्ति को चुनौती देगी? आज मैं दिखाता हूँ कि बादल राजा का पानी किसी की भी फसल का क्या हाल कर सकता है। जी महाराज, आप ही उसे उसकी औकात दिखा सकते हैं। बादल राजा गुस्से में गरजते हुए कोमल के खेत की ओर बढ़ते हैं। देखते ही देखते आसमान काला हो जाता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। माँ, ये अचानक इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? हमारे टमाटर के पौधे तो टूट रहे हैं। माँ देखो, सारी फसल पानी में डूब रही है। बचाओ हमारी मेहनत को। जल्दी अंदर आओ मेरे बच्चों। ये बारिश तो साधारण नहीं लग रही, पर हम अभी कुछ नहीं कर सकते। बस भगवान से प्रार्थना करो। रात भर मूसलाधार बारिश होती रहती है। सुबह होते ही देखा जाए तो पूरा खेत तबाह हो चुका है। पौधे मिट्टी में धंस गए हैं और हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। हे भगवान, इतनी मेहनत सब बर्बाद हो गया। अब हम क्या खाएंगे और नई फसल कहाँ से उगाएंगे? माँ, अब हमारा क्या होगा? मुझे तो हमारे लाल लाल टमाटर बहुत याद आएंगे। माँ, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? रो मत मेरे बच्चों, मेहनत करने वालों को कभी न कभी रास्ता जरूर मिल जाता है। चलो तोता भाई और कबूतर भाई से मदद मांगते हैं। कोमल अपने बच्चों के साथ तोता और कबूतर के घोंसले पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है। दोनों दोस्त उसकी हालत देखकर दुखी हो जाते हैं। कोमल बहन, इतनी मेहनत की फसल का यूं बर्बाद हो जाना सचमुच बहुत दुख की बात है। पर घबराओ मत, हम कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। रुको, मुझे एक बात याद आई। जंगल के उस पार पुराने बरगद के पेड़ पर उल्लू बाबा रहते हैं। वे बहुत बुद्धिमान और दयालु हैं। शायद वे हमारी मदद कर सकें। सच में? तो चलो अभी उल्लू बाबा के पास चलते हैं। शायद उनके पास कोई उपाय हो। सब मिलकर बरगद के पुराने पेड़ पर पहुंचते हैं, जहां उल्लू बाबा अपनी बड़ी बड़ी आँखों से शांति से बैठे हैं। उल्लू बाबा प्रणाम। मेरी सारी टमाटर की फसल बारिश में बर्बाद हो गई है। मेरे बच्चों की भूख और मेरी मेहनत दोनों मिट्टी में मिल गए। क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? बेटी कोमल, मैं जानता हूँ ये बारिश साधारण नहीं थी। ये किसी की जलन का नतीजा थी। पर घबराओ मत, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। उल्लू बाबा अपने खोखल से एक चमकता हुआ सुनहरा बीज निकालते हैं और कोमल की ओर बढ़ाते हैं। ये लो, ये जादुई टमाटर का बीज है। इसे अपने खेत में बो देना। इससे जो पौधा उगेगा उसे न कोई बारिश डुबो सकेगी, न कोई आंधी गिरा सकेगी। बस एक शर्त है, इसे मेहनत और सच्चे मन से सींचना। जादू अपने आप काम करेगा। सच में बाबा? तो अब कोई हमारी फसल को बर्बाद नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उल्लू बाबा, आपने हमें फिर से उम्मीद दी है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी उल्लू बाबा। हम अभी जाकर इसे अपने खेत में बोते हैं। कोमल और उसके बच्चे उसी दिन जादुई बीज को अपने खेत की सबसे अच्छी मिट्टी में बोते हैं और रोज सुबह शाम मेहनत से उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में एक चमकीला हरा पौधा जमीन से फूट निकलता है। माँ,
माँ देखो, ये पौधा तो एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया और इसके पत्ते कैसे चमक रहे हैं। ये उल्लू बाबा के आशीर्वाद और हमारी मेहनत का मेल है बबलू। बस ऐसे ही मन लगाकर पानी देते रहो। उधर पेड़ पर बैठे कालू कौआ और बिजली ये देखकर फिर से जल भुन जाते हैं कि कोमल की फसल दोबारा लहलहाने लगी है। ये तो पहले से भी ज्यादा हरी भरी फसल उगा रही है। चलो बिजली, एक बार फिर बादल राजा के पास चलते हैं। हाँ जी, इस बार तो पूरा तूफान बुलवाना ताकि दोबारा कभी सिर ना उठा सके ये कोमल। कालू कौआ फिर से बादल राजा के पास पहुंचकर उकसाता है और बादल राजा गुस्से में और भी जोरदार तूफानी बारिश लेकर कोमल के खेत की ओर बढ़ते हैं। बिजली कड़कती है, आंधी चलती है, मूसलाधार पानी बरसता है। माँ, फिर से वैसी ही तेज बारिश आ रही है। अब की बार भी हमारा पौधा टूट जाएगा क्या? नहीं मेरे बच्चों, डरो मत। उल्लू बाबा ने कहा था कि इस जादुई पौधे को कोई बारिश छू नहीं सकती। आज हमें उनकी बात पर भरोसा रखना है। तेज बारिश और आंधी पूरे जंगल को हिला देती है, पर जैसे ही बूंदे जादुई टमाटर के पौधे के पास पहुंचती हैं, वे एक चमकीली हरी रोशनी से टकराकर वहीं रुक जाती हैं। पौधा हिलता तक नहीं बल्कि और भी ताज़ा हरा दिखने लगता है। माँ देखो देखो, बारिश हमारे पौधे को छू ही नहीं पा रही। ये तो सच में जादू है। देखा बच्चों, सच्ची मेहनत और सच्चे आशीर्वाद को कोई तूफान नहीं मिटा सकता। सुबह होते ही बारिश थम जाती है और सूरज निकल आता है। कालू कौआ उड़कर ये देखने आता है कि इस बार फसल का क्या हुआ, पर ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि कोमल का खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा और टमाटरों से लदा हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? इतनी तेज बारिश के बाद भी इसकी फसल का बाल भी बाका नहीं हुआ। कोमल चिड़िया कालू को देखकर भी शांत भाव से मुस्कुराती है। कालू का सिर शर्म से झुक जाता है और वो धीरे धीरे कोमल के पास आता है। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो। ये मैं ही था जिसने जलन में आकर बादल राजा को तुम्हारे खेत में बारिश भेजने के लिए उकसाया था। मुझे अपनी करनी पर बहुत शर्म आ रही है। हाँ कोमल बहन, हमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी मेहनत देखकर हमें जलने के बजाय खुद भी मेहनत करनी चाहिए थी। कालू भाई, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। मैं तुम दोनों को दिल से माफ करती हूँ। चाहो तो तुम भी अपने पेड़ के पास एक छोटा सा खेत बना लो। मैं तुम्हें मेहनत करना सिखा दूंगी। वाह कोमल बहन, बुराई का जवाब भलाई से, यही तो असली बड़प्पन है। और उल्लू बाबा ने भी सच कहा था, सच्ची मेहनत के आगे कोई ताकत नहीं टिकती। उसी दिन से कालू कौआ और बिजली भी मेहनत करना सीख जाते हैं और अपना खेत लगाते हैं। पूरा जंगल कोमल की मेहनत, माफी और भलाई की मिसाल देता है। मीना और बबलू अपने लाल लाल टमाटरों के बीच खुशी से खेलते हैं। माँ, अब तो हर मौसम में हमारा खेत हरा भरा रहेगा, है ना? हाँ मेरे बच्चों, जब तक मेहनत, सच्चाई और एक दूसरे की मदद का ये जादू हमारे साथ है, कोई तूफान हमें झुका नहीं सकता। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मजेदार कहानी? इससे हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत को कोई तूफान नहीं मिटा सकता और जलन द्वेष से बड़ी हमेशा माफी और अपनापन होता है। घने जंगल में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था। कोमल चिड़िया के घोंसले में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। मम्मा, भोजन के बिना क्या हम दोनों मर जाएंगे? भूख के कारण मुझे अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाँ मम्मा, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। मुझे कहीं से भी खाना लाकर दो ना। बच्चों की तड़प देखकर कोमल का दिल बैठ गया। उसने हौसला बंधाते हुए कहा, धीरज रखो मेरे बच्चों, मैं अभी बाहर जाकर कालू भाई से कुछ खाना मांग कर लाती हूँ। कोमल भारी बारिश में भीगते हुए कालू कौवे के घर पहुंची। वहाँ कालू और उसकी पत्नी बिजली मजे से बैठकर भोजन कर रहे थे। कालू भाई, बिजली भाभी, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। थोड़ा तरस खाइए और बच्चों के लिए कुछ भोजन दे दीजिए। अरे, कौन से भोजन की बात कर रही हो? हमने इतनी मेहनत से इसे जमा किया है, क्या तुम्हें दान में देने के लिए रखा है? भागती हो यहाँ से या धक्के मार कर बाहर निकालूं? चलो, रास्ता नापो। मायूस होकर कोमल वहाँ से उड़ चली और अपने दोस्त तोते के घर पहुंची। तोते भैया, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। क्या आपके पास कुछ दाने मिलेंगे? क्या बताऊं कोमल बहन, लगातार बारिश से मेरे घर का सारा अनाज भी खत्म हो गया है। मेरे अपने बच्चे भी
आज बिना खाए ही सो गए। जैसे ही कोमल भोजन की तलाश में आगे बढ़ी, आसमान का सीना चीरती हुई एक क्रूर शिकारी चील अपनी पैनी नजरें टिकाए जंगल की ओर मंडराने लगी। वो किसी मासूम शिकार की तलाश में थी। चील को देखकर कोमल जान बचाकर भागी और उड़ते उड़ते थक कर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ना कालू भाई ने मदद की, ना कहीं भोजन मिला। मेरे भूखे बच्चे घर पर मेरा रास्ता देख रहे हैं। तभी उस पेड़ से एक गहरी और शांत आवाज गूंजी। चिंता मत करो कोमल, मैं इस जंगल का रक्षक एक जादुई पेड़ हूँ। तुम इस पेड़ से जितने चाहो उतने फल तोड़ सकती हो। लेकिन पेड़ भाई, यहाँ तो एक भी फल नहीं है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ये देखो। तभी जादुई पेड़ तेजी से चमकने लगा और उसकी डालियां रसीले मीठे फलों से लद गईं। कोमल ने खुश होकर ढेर सारे फल तोड़े और अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। घर पहुंचकर कोमल ने बच्चों को फल खिलाए। बच्चे खुशी से झूम उठे। बच्चों, तुम खाओ। मैं कुछ फल तोते भाई को भी दे आती हूँ। उसके बच्चे भी भूखे हैं। कोमल जब तोते को फल देने जा रही थी तो दूर पेड़ पर बैठे कालू और बिजली ने उसे देख लिया। अरे ये क्या जादू है? अभी कुछ देर पहले ये भीख मांग रही थी और अब तोते को फल बांट रही है। दाल में कुछ काला है जी। जरूर इसके हाथ कोई खजाना लगा है। क्यों ना आज रात इसके घर से सारे फल चुरा ले। वाह, क्या बात कही है। फिर से ये हमारे आगे भीख मांगेगी। रात होते ही जब कोमल और उसके बच्चे सो गए तो कालू और बिजली चुपके से घोंसले में घुसे और फलों की टोकरी चुराकर भाग गए। सुबह जब बच्चों ने टोकरी गायब देखी तो वे रोने लगे। कोमल समझ गई कि यह किसका काम है। कोमल दोबारा जादुई पेड़ के पास गई और रोते हुए सारी बात बताई। घबराओ मत कोमल, तुम्हारे फल कालू और बिजली ने ही चुराए हैं। ये लो जादुई छड़ी, तुम इससे जो कहोगी ये वही करेगी। कोमल ने पेड़ का धन्यवाद किया और घर आकर छड़ी से कहा, हे जादुई छड़ी, मेरे पूरे घर को सुंदर फलों के घर में बदल दो। देखते ही देखते उसका घोंसला चमचमाते फलों का एक आलीशान महल बन गया। अब कोमल उस छड़ी की मदद से जंगल के सभी जरूरतमंद पक्षियों की मदद करने लगी। इधर कालू और बिजली को जब इस जादुई छड़ी के बारे में पता चला तो उनके मन में फिर से पाप आ गया। कालू जी, आज रात फिर चलेंगे और वह जादुई छड़ी ही चुरा लेंगे। रात के अंधेरे में दोनों कोमल के घर के पास पहुंचे। तभी अचानक आसमान से वही क्रूर शिकारी चील उन पर झपटने के लिए नीचे आई। चील से बचने के लिए कालू और बिजली चिल्लाते हुए कोमल के घर को तोड़ने और छड़ी छीनने के लिए झपटे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर को छुआ, जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने एक मजबूत अदृश्य जाल का रूप ले लिया, जिसने कालू और बिजली को वहीं जकड़ लिया। वे चील के चंगुल से तो बच गए, लेकिन खुद चोरी के जाल में फंस गए। पूरी रात दोनों जाल में तड़पते रहे। सुबह जब कोमल और उसके बच्चे बाहर आए तो दोनों को फंसा हुआ पाया। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब करो चोरी। नहीं बेटा, किसी की मजबूरी पर हंसते नहीं हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए था तुम मुझसे मांग लेते, चोरी क्यों की? कोमल बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। हाँ बहन, हमने तुम्हारी मदद नहीं की और तुम्हारे ही यहाँ चोरी करने आए। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। दयालु कोमल ने जादुई छड़ी से दोनों को आजाद कर दिया और उन्हें खाने के लिए ढेर सारे फल भी दिए। जाते जाते कोमल ने मुस्कुराकर कहा, कालू भाई और बिजली भाभी, हम सब इस जंगल में तभी सुखी और खुशहाल रह पाएंगे जब हम एक दूसरे से नफरत करने के बजाय एक दूसरे की मदद करेंगे। उस दिन के बाद से कालू और बिजली का लालच हमेशा के लिए खत्म हो गया और पूरा जंगल मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगा। सीख: लालच का फल हमेशा बुरा होता है और दयालुता व आपसी मदद से हर संकट को जीता जा सकता है।
आसमान में घने काले बादल छा गए हैं और मूसलाधार बारिश जंगल के हर कोने को भिगो रही है। पेड़ों की टहनियां हवा के तेज झोंकों से कांप रही हैं। कोमल चिड़िया का छोटा सा घोंसला भी टपकने लगा है। उसके दोनों नन्हे बच्चे ठंड और भूख से थर थर कांप रहे हैं। माँ, सुबह से पेट में कुछ नहीं गया, बहुत भूख लगी है, मुझसे अब सहा नहीं जाता। माँ, पेट में मरोड़ उठ रही है, कुछ भी खाने को दे दो वरना हम मर जाएंगे। बाहर देखो कितनी बारिश हो रही है। मेरे लाल, रो मत, माँ को तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती। मैं अभी इस बारिश में भी तुम्हारे लिए दाना ढूंढने जाती हूँ। बस थोड़ा धीरज रखो, मैं जल्दी लौटूंगी। कोमल भारी दिल से घोंसले से बाहर झांकती है। बाहर तेज बारिश, तेज हवा और घना अंधेरा है। एक पल के लिए वो डगमगाती है, फिर हिम्मत जुटाकर भीगे पंखों से उड़ान भरती है। कोमल पूरे जंगल में इधर से उधर उड़ती है, हर पेड़, हर झाड़ी टटोलती है, पर बारिश ने हर जगह पानी भर दिया है। दाने बहकर कीचड़ में दब गए हैं। कहीं कोई खाने लायक चीज नजर नहीं आती। थक कर और भीग कर वो तोता और कबूतर के घोंसले तक पहुँचती है। तोता भाई, कबूतर भाई, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और इस बारिश में मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। मेरी मदद करो प्लीज। मैं अकेली कहाँ कहाँ ढूंढूं? कोमल बहन, धीरज रखो, हम भी सुबह से भटक रहे हैं। हमारे पास भी ज्यादा कुछ नहीं बचा, पर चलो साथ मिलकर एक बार फिर कोशिश करते हैं। अकेले से बेहतर है साथ। हाँ, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। शायद कालू कौआ के पास कुछ बचा खुचा दाना हो। चलो एक बार उससे पूछ लेते हैं। तीनों भीगते और थकते हुए कालू कौआ के पेड़ की तरफ उड़ते हैं, जहाँ कालू और बिजली आराम से दुबके बैठे हैं, बेफिक्र होकर बचा हुआ दाना चख रहे हैं। कालू भाई, बिजली भाभी, क्या तुम्हारे पास कुछ दाना बचा है? मेरे बच्चे भूखे हैं, इस बारिश में कहीं कुछ नहीं मिल रहा। थोड़ा सा भी दे दो तो एहसान होगा। अरे कोमल बहन, हमने भी बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा सा दाना जोड़ा है इस बारिश से पहले। अपने बच्चों का पेट कैसे काटें? ये तो नाइंसाफी होगी। हाँ जी, इस बारिश में सब अपना अपना ही देखते हैं। हमारा भी गुजारा मुश्किल से हो रहा है। तुम कहीं और किस्मत आजमाओ, हमें माफ करना। निराश और उदास होकर कोमल आगे बढ़ती है। उसकी आंखों से बहते आंसू और बारिश की बूंदें एक होकर उसके गालों पर बह रही हैं। पंख इतने भीग चुके हैं कि उड़ना भी मुश्किल हो रहा है। तभी अचानक बादलों के बीच से शिकारी चील मंडराता दिखाई देता है। उसकी काली परछाई पूरे इलाके पर छा जाती है। डर के मारे कोमल, तोता और कबूतर तेजी से एक विशाल पुराने पेड़ की घनी जड़ों में छिप जाते हैं। ये वही रहस्यमयी जादुई पेड़ है जो सदियों से जंगल का रक्षक कहलाता है। चील गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आगे उड़ जाता है। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो जाती है। खतरा टलते ही जादुई पेड़ धीरे धीरे अपनी बूढ़ी आंखें खोलता है और अपनी टहनियां हिलाकर कोमल की दबी हुई सिसकियां सुनता है। नन्ही कोमल, इस अधेरी बरसाती रात में तुम इतनी परेशान, भीगी और थकी हुई क्यों हो? क्या बात है? बेझिझक मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पेड़ भैया, मेरे मासूम बच्चे कल शाम से भूखे हैं और भूख से तड़प रहे हैं। इस मूसलाधार बारिश ने सारा जंगल डुबो दिया। कहीं एक दाना तक नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों ने भी मुंह फेर लिया। ऊपर से उस क्रूर चील का खौफ अलग सता रहा है। घबराओ मत बेटी, ऐसी कठिन मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तुम बहुत ममतामयी और नेक दिल हो। ये लो मेरा जादुई सेब, इसे अपने घोंसले ले जाओ और दिल से सच्चे मन से जो भी मांगोगी ये पलक झपकते ही पूरा कर देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भैया, आपने आज मेरी टूटी हुई उम्मीद बचा ली। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो कोमल बहन, अब देर मत करो, बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। कोमल जादुई सेब को चोंच में मजबूती से दबाए तेजी से उड़कर अपने टपकते घोंसले पहुंचती है, जहां उसके दोनों बच्चे भूख और ठंड से अब भी कांपते हुए सिसक रहे हैं। माँ आ गई। माँ, कुछ लाई हो क्या? मुझसे अब और भूख सहन नहीं होती। माँ, बहुत भूख लगी है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। हे जादुई सेब, मेरे बच्चों और इस बारिश में भूखे बैठे इस जंगल के हर पक्षी के लिए भरपूर, ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन इसी वक्त प्रकट कर दो। एक चमकीली सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैलती है और पूरे घोंसले को जगमगा देती है। पलक झपकते ही आसपास ताजे दानों, मीठे फलों, गर्म बीजों
और सुगंधित मेवों का ढेर लग जाता है। बारिश की बूंदें भी मानो थम सी जाती हैं। वाह माँ, इतना सारा स्वादिष्ट खाना, मैंने तो कभी इतना अच्छा दाना नहीं देखा। माँ, तुमने हमें बचा लिया। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। खाओ मेरे बच्चों, जी भर कर खाओ। अब इस जंगल में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, ये मेरा वादा है। ताजे दाने की मीठी खुशबू पाकर तोता, कबूतर और आसपास के सारे भूखे और भीगे पक्षी भी वहाँ खिंचे चले आते हैं। तभी शर्मिंदगी से सिर झुकाए कालू कौवा और बिजली भी भीगते कांपते वहाँ आ पहुँचते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो। हमने स्वार्थ में आकर तुम्हारी और तुम्हारे मासूम बच्चों की मदद नहीं की। ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हाँ, हमें बहुत शर्म आ रही है। डर और लालच में हमने तुम्हें मना कर दिया था, जबकि तुम मुसीबत में थी। कोई बात नहीं कालू भाई, बिजली भाभी, आओ तुम भी आराम से बैठकर खाओ। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना ही असली रिश्ता होता है, गुस्सा रखने से कुछ नहीं मिलता। वाह कोमल बहन, तुम्हारा दिल सच में सोने जैसा है। इतना कुछ सहकर भी तुमने बुरा नहीं माना। आज की ये डरावनी बारिश भी अब मुसीबत नहीं बल्कि एक खुशहाल उत्सव जैसी लग रही है। सारे पक्षी मिलकर हंसी खुशी से भोजन करते हैं, एक दूसरे को दाना खिलाते हैं और पुरानी शिकायतें भूलकर गले मिलते हैं। बारिश की बूंदें अब डर का नहीं बल्कि खुशी और एकता का संगीत बजाती लगती है। दूर आसमान में भूखा चील भी ये चमकती रोशनी देखता है, पर जादुई पेड़ की शक्ति के आगे वो पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और उदास होकर लौट जाता है। रात धीरे धीरे ढलने लगती है और बारिश की तेज धार अब हल्की फुहार में बदल चुकी है। घोंसले के चारों ओर बिखरा दाना अब भी चमकीली रोशनी में जगमगा रहा है, मानो जादुई पेड़ ने अपना आशीर्वाद उस पूरी जगह पर बिखेर दिया हो। माँ, कल फिर से इतना ही दाना मिलेगा ना? मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से भूखा ना रहना पड़े। मेरे बच्चों, चाहे जो भी हो, माँ हमेशा तुम्हारे लिए मेहनत करेगी। और अगर तभी सच में बहुत मुश्किल आई तो जादुई पेड़ और हमारे सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बस याद रखना, कभी हिम्मत मत हारना। धीरे धीरे बादल छटने लगते हैं और बारिश के पीछे से हल्की सुनहरी धूप झांकने लगती है। पूरा जंगल एक नई ताजगी और उम्मीद से भर उठता है। तोता और कबूतर भी अपने घोंसलों की ओर मुस्कुराते हुए उड़ जाते हैं। कोमल बहन, कल सुबह फिर मिलते हैं। आज तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और भरोसे से हर तूफान पार हो जाता है। हाँ, और अब हम सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, चाहे मौसम कैसा भी हो। कोमल अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर मुस्कुराती है। बाहर सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ती है और पूरा वातावरण चहचहाहट से गूंज उठता है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भूख और चमत्कार की ये भावुक कहानी? इससे हमें यही सीख मिलती है कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चा प्रेम, धीरज और एक दूसरे का साथ हर अंधेरी और बरसाती रात को उजाले में बदल सकता है। आज चीकू तोता उड़ते उड़ते दूर निकल गया था, लेकिन अभी तक उसे कहीं से दाना नहीं मिला था। रास्ते में कोमल चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कोमल चिड़िया तोते को देखकर आवाज देती है, तोते तोते भैया यहाँ आओ। चिड़िया की आवाज सुनकर तोता चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ तोते भैया, कहाँ जा रहे हो? मुझे तो आप बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ चिड़िया बहन, कल रात से जंगल में तेज हवाएं चल रही हैं। मेरा सारा दाना खत्म हो गया है। मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से दाने की खोज में हूँ, लेकिन अभी तक मुझे दाना नहीं मिला। आप चिंता न करो, मेरे पास ये बाजरे के दाने हैं, आप ये खा लें, फिर हम मिलकर जंगल से कुछ मीठे फल ढूंढेंगे। भूखा तोता चिड़िया से बाजरे के दाने लेकर खा लेता है। अब जाकर पेट को कुछ सुकून मिला, वरना पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे। फिर कोमल चिड़िया और चीकू तोता वहाँ से उड़ते हैं। वो दोनों पहाड़ी की ओर जाते हैं, जहाँ एक झाड़ी के नीचे इन्हें कुछ गोल, सख्त और भूरे रंग की चीज गिरी हुई नजर आती है। कोमल बहन देखो, ये क्या हो सकता है? ये तो गोल गोल चीजें हैं, मुझे तो ये पत्थर लग रहे हैं। नहीं तोते भैया, ये पत्थर नहीं है। मैंने सुना है कि पहाड़ों में ऐसे फल होते हैं जिनका छिलका बहुत सख्त होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये खाने के लायक भी हैं या नहीं। हो सकता है ये जहरीले हों। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हमारी तबीयत खराब हो जाए। चलो कप्पों से पूछते हैं,
वो तो बहुत दूर दूर तक उड़ते हैं, इन्हें जरूर पता होगा। फिर चीकू तोता और कोमल चिड़िया उन छोटे छोटे पत्थरों को जमा करते हैं और उन्हें लेकर कपों के घर की ओर चले जाते हैं। बिजली कभी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कोमल चिड़िया और चीकू तोता उसके पास जाते हैं। बिजली, देखो तो ये क्या है? ये हमें पहाड़ों पर से मिला है। तुम इसे देखकर बताओ, क्या ये खाने की चीज है? बिजली कभी देखकर सोचती है, ये तो बहुत महंगे अखरोट है। ये तो मेरे काम की चीज है। अरे बिजली, चुप क्यों हो? बताओ भी, ये क्या चीज है? हाय हाय चिड़िया और तोते, ये तुम कहाँ से ले आए हो? ये तो जंगली पटाखा है। अगर इसे कोई पक्षी छेड़े तो ये फट जाता है और इसके अंदर से जहरीली गैस निकलती है। क्या जहरीली गैस? अच्छा, हम तो समझे थे कि ये कुछ खाने की चीज होगी। हाँ हाँ चिड़िया, ये मुझे दो, मैं इसे दूर नदी में फेंक दूंगी ताकि कोई छोटा बच्चा इसे खिलौना समझकर न उठा ले। कोमल चिड़िया और चीकू तोता डरकर वो सारे अखरोट बिजली कभी को दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बिजली कभी अखरोट लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। बिजली, ये अखरोट तुम कहाँ से लाई हो? बादल जी, वो है ना छोटी चिड़िया और मोटी चोंच वाला, वो लाए थे ये अखरोट। पूछ रहे थे कि ये क्या चीज है। मैंने कहा कि ये जहरीली गैस वाले पत्थर हैं जो फट जाते हैं। डर के मारे वो यहाँ से भाग गए और मुझे ये सारे अखरोट देकर चले गए। अरे बिजली, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी इतनी ठंडी में कहाँ हमें भोजन मिलने वाला है। अब तो हम ये मजे मजे से अखरोट खाएंगे। ऐसा कहते हुए बादल कापा उन अखरोटों को छीलता है और वो पति पत्नी मिलकर अखरोट खाने लगते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कोमल चिड़िया, चीकू तोता और कबूतर तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अरे तोते और कबूतर भैया, ये कभी आज दाना लेने नहीं आए? उनके पंखों में ऐसा कौन सा खजाना लग गया है जो घर बैठे ही खा रहे हैं? आई चिड़िया, उनके पास दाना हो, चलो हम तो दाना लेने जाएं। फिर वो तीनों दोस्त अपना दाना लेने जंगल में निकल जाते हैं। वो पूरे जंगल में दाने की खोज में इधर उधर उड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी दाना नहीं मिलता। रास्ते में उन्हें बुलबुल मिलती है। बुलबुल मौसी, जंगल में इतनी ठंड है कि कहीं से दाना नहीं मिल रहा। अब आप ही हमारी मदद करें। तोते, तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पास कुछ दाने हैं। मेरे पास इतने तो नहीं, लेकिन मैं सबको एक एक दाना जरूर दूंगी। बुलबुल मौसी की ये बात सुनकर सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बुलबुल मौसी उन सभी को अपने घर ले जाती है और उन सबको एक एक दाना दे देती है। बुलबुल मौसी, हमारी दोस्त कभी भी हैं, आप उनका भी एक एक दाना हमें दे दें। वो आज दाना लेने नहीं आए, हो सकता है बीमार हो। हम उन्हें जाते हुए दाना दे देंगे। ठीक है चिड़िया, ये दाने तुम कौवों के लिए ले जाओ। ऐसे वो तीनों दोस्त अपना अपना दाना लेकर वहाँ से निकलते हैं और कौवों को दाना देने के लिए उनके घर की ओर जाते हैं। बिजली और बादल घर में बैठे मजे मजे से अखरोट खा रहे थे। कोमल चिड़िया, चीकू तोता और कबूतर उन दोनों को खिड़की से देख लेते हैं। तोते भैया, ये कौवा और कभी क्या खा रहे हैं? चिड़िया बहन, ये तो वही पत्थर है जो हम कल लाए थे और बिजली ने कहा था कि ये जहरीली गैस वाले पटाखे हैं। तो इसका मतलब है कभी ने हमसे झूठ बोला। वो कोई जहरीली चीज नहीं बल्कि खाने वाली चीज थी। ऐसा कहते हुए वो सभी दोस्त अंदर चले जाते हैं। बिजली, ये तुम क्या खा रही हो? ये तो वही जहरीला फल है जिससे तुम हमें डरा रही थी। कबूतर देखकर बोलता है। चिड़िया बहन, ये तो अखरोट है, कोई जहरीली चीज नहीं है। बिजली, अगर तुम्हें मालूम था कि ये अखरोट है तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मम्मा, मैं लालच में आ गई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम ये अखरोट लेकर चले जाओगे। बिजली, हम सब मिलकर भी तो ये अखरोट खा सकते थे। चलो दोस्तों, चले यहाँ से। आज के बाद कोई भी इन कौवों से बात नहीं करेगा। ये झूठे कौवे हैं, इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बिजली, लगता है हमने बहुत गलत किया। सभी पक्षी हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हमने लालच में आकर सभी पक्षियों को नाराज कर दिया। हाँ बादल जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगली सुबह सभी पक्षी पहाड़ों की ओर जाते हैं और वहाँ जी भरकर अखरोट खाते हैं।
तभी बिजली और बादल भी वहाँ आ जाते हैं। बिजली और बादल बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो सभी पक्षियों से माफी मांगते हैं। ऐसे वो सब पक्षी फिर से दोस्त बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया और चीकू तोता आज ही उस जंगल में आए थे। वो दोनों बचपन से दोस्त थे, इसलिए वो उस नए जंगल में अपना घर बनाना शुरू करते हैं। चीकू तोता जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था और कोमल चिड़िया एक पेड़ पर बैठी घर बना रही थी। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे। बिजली कौवी वहाँ से गुजरती है। वो कोमल चिड़िया को घर बनाता हुआ देखकर अपने पति बादल कौवे के पास जाती है। बादल जी, हमारे जंगल में पहले ही भोजन की बहुत कमी है। अब ये चिड़िया और तोता आ गए हैं। अगर भोजन बचाना है तो उन्हें यहाँ से निकालना होगा। हाँ बिजली, हम किसी भी नए पक्षी को हमारे जंगल में रहने की इजाजत नहीं देंगे। चलो हम अभी चलते हैं और जाकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए बादल और बिजली गुस्से में चिड़िया के पास जाते हैं। चीकू तोता जंगल से सूखी लकड़ियाँ और घास लेने गया हुआ था। कोमल चिड़िया पेड़ पर बैठी थी। बिजली और बादल वहाँ आकर चिड़िया ने जो घर बनाया था उसे नीचे गिरा देते हैं। अरे अरे कौवो, ये तुम क्या कर रहे हो? कितनी मुश्किल से मैंने इतना काम किया था। तुम दोनों ने हमारा घर क्यों गिरा दिया? छोटी चिड़िया, इस जंगल में कोई भी पक्षी हमारी अनुमति के बगैर यहाँ नहीं रह सकता। फिर तुम कौन होते हो इस जंगल में हमसे पूछे बिना घर बनाने वाले? कौवो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम जैसे जालिम कौवे यहाँ रहते हैं, वरना हम यहाँ कभी भी नहीं आते। अच्छा, छोटी चिड़िया बड़ी चू चू करती है, निकल जा हमारे जंगल से। अगर फिर कभी तुझे हमारे जंगल के पास देखा तो मैं और बादल जी तेरे पंख तोड़ देंगे। ऐसे बिजली कौवी और बादल कौवा चिड़िया को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे कोमल चिड़िया अपने टूटे हुए घर के पास बैठकर रोने लगती है। तभी चीकू तोता सूखी घास लेकर आता है। अरे कोमल बहन, हमारा घर किसने तोड़ दिया? तुम रो क्यों रही हो? तोते भैया, जैसे ही आप गए तो दो कौवे यहाँ आए और उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया। चिड़िया, उन कौवों ने हमारा घर क्यों तोड़ा? तोते भैया, वो कौवे कहते हैं कि इस जंगल में उनकी इजाजत के बिना कोई भी नहीं रह सकता। क्यों चिड़िया, ये जंगल उनके बाप का है, हम क्यों उनसे अनुमति ले? हम तो यही रहेंगे। नहीं तोते भैया, अब हम इस जंगल में अपना घर नहीं बनाएंगे। वो कौवे बहुत जालिम दिख रहे थे। ऐसा ना हो कि वो कौवे हमें नुकसान पहुंचाएं। तो चिड़िया बहन, अब हम क्या करेंगे? चलो तोते भैया, हम ये जंगल छोड़कर इससे अगले जंगल में जाएंगे। फिर वो दोनों दोस्त अपने अपने सामान की पोटली उठाते हैं और दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। देखा देखा बिजली, भाग गए। मुझ जैसे कौवे से तो सभी जंगल के पक्षी डरते हैं। हाँ बादल जी, मैं ध्यान रखूंगी। अगर जंगल में कोई भी नया पक्षी आया तो हम उसे ऐसे ही धक्के देकर निकाल देंगे। कोमल चिड़िया और चीकू तोता अगले जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता मिलती है। माँ जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं। आप बहुत बड़ी हैं। हमें इस जंगल में रहने के लिए अपना एक घर बनाना है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि कौन सा पेड़ मजबूत रहेगा? चिड़िया बेटी, अब मेरी बहुत उम्र हो गई है। मेरा बेटा आज मुझे अपने साथ दूसरे जंगल लेकर जा रहा है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। बूढ़ी फाख्ता की बात सुनकर तोता और चिड़िया खुश हो जाते हैं। फिर बूढ़ी फाख्ता चिड़िया और तोते को अपने घर के पास ले जाती है। चिड़िया और तोते बेटा, घर बहुत मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा काम रहता है, वो कर लेना। अगर तुम इस घर की मुरम्मत कर लो तो ये घर फिर से नया बन जाएगा। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, हम दोनों मेहनत करेंगे और इस घर को फिर से नया बना देंगे। बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। तोता और चिड़िया अपना सामान उठाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, आज तो उड़ते उड़ते मैं थक गया हूँ। घर को ठीक करने का काम हम कल से ही शुरू करेंगे। चलो अब अपने लिए भोजन ढूंढ लेते हैं। ऐसे तोता और चिड़िया अपने लिए दाना ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। दूसरी ओर कौवा और कौवी अपने जंगल में अकेले घूमते और मीठे मीठे फल खाते। एक दिन एक भूला हुआ कबूतर उस जंगल में आ जाता है और एक पेड़ पर अपने तिनकों का घोंसला बनाने लगता है।
ये बरगद के पेड़ की छाँव ठंडी होगी, गर्मियों में मैं आराम से यहाँ रह सकूंगा। उधर बैठा ऐसे सोच ही रहा था कि तभी बिजली कभी वहाँ आ जाती है। अरे ओ गंदी आंखों वाले, रुक जा, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे काली कवि, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। क्या? काली? तूने मुझे काली कहा? निकल जा यहाँ से। मेरे जंगल में किसी को हम रहने की इजाजत नहीं देते। अरे काली कवि, तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है? ये जंगल सबका साझा है, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहीं रहूंगा। फिर से काली बोला, रुक जा, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपने पति के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बिजली, कहाँ है वो गंदी आंखों वाला कबूतर? फिर बिजली कवि अपने पति को साथ लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर अपना जंगल के बीचों बीच एक ऐसी नदी बहती थी जिसका पानी रात के अंधेरे में नीले रंग का चमकता था। इसे सब जादुई नदी कहते थे। इस नदी में एक सुनहरी मछली रहती थी जिसका नाम तारा था। वो मछली कोई मामूली मछली नहीं थी। वो अपनी जादुई शक्ति से नदी के पानी को सदा साफ और मिठास से भरपूर रखती थी, जिसे पीकर जंगल के सारे पक्षी खुश रहते थे। कोमल चिड़िया का परिवार रोज सुबह इस नदी पर दाना चुगने आता था। मम्मा, पापा, देखो, तारा मछली पानी में गोल गोल घूमते हुए कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बबलू भैया, और देखो, इसके तैरने से पानी कितना चमक रहा है। कोमल, इस नदी का पानी सच में जंगल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये सब तारा मछली की वजह से ही है। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। उसी रात जब पूरा जंगल सो रहा था और नदी के किनारे हल्की धुंध छाई हुई थी, तभी अंधेरे में दो काले साए नदी के पास आते हैं। वो बादल कौवा और बिजली कौवी थे। इनके पास मछली पकड़ने का जाल था। बिजली, जल्दी करो, चांद की रोशनी में वो सुनहरी मछली साफ दिखाई दे रही है। जल्दी से जाल फेंको और मछली को पकड़ो। हाँ बादल, अगर ये सुनहरी मछली हमारे पास होगी तो इसके सारे जादुई सुनहरी मोती भी हमारे होंगे और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी वो जाल फेंकती है और तारा मछली को नदी से निकालकर एक मटके में बंद कर देती है। जैसे ही मछली नदी के पानी से बाहर आती है तो नदी की चमक गायब हो जाती है और वो पानी काला और कड़वा होने लगता है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया और इसके दोस्त कबूतर तोता नदी पर पहुंचते हैं तो नदी का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। नदी का पानी काला हो चुका था और तारा मछली वहाँ नहीं थी। ओ नहीं, ये नदी का पानी काला कैसे हो गया और हमारी तारा मछली कहाँ गई? ये पानी तो बिल्कुल कड़वा हो चुका है, इसे कोई पक्षी पी भी नहीं सकता। जरूर ये किसी दुश्मन की शरारत है। दोस्तों, तारा मछली के बिना नदी मर जाएगी और पूरा जंगल प्यासा रह जाएगा। हमें तुरंत इसे ढूंढना होगा। तभी झाड़ियों के पीछे से रोता हुआ जुगनू कौवा बाहर आता है। वो बहुत डरा हुआ था। आंटी, हमें माफ कर दो। रात को पापा और मम्मा ने लालच में आकर तारा मछली को चुरा लिया था। मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में गए थे और वहाँ जाकर वो उसके जादुई मोती निकालना चाहते थे। मुझे पता था, ये बादल बिजली कभी नहीं सुधरने वाले। चलो चिड़िया बहन, चलते हैं, तारा मछली को बचाना होगा। उधर पहाड़ी के पीछे अंधेरी गुफा में बादल कौवा और बिजली कौवी मटके के सामने बैठे गुस्से से चिल्ला रहे थे। मटके के अंदर तारा मछली रो रही थी, लेकिन कोई भी मोती बाहर नहीं आ रहा था। सुनहरी मछली, जल्दी करो, हमें जादुई मोती दो, वरना हम तुम्हें पानी से बाहर निकाल देंगे। हाँ जल्दी करो, तुम्हारा जादू अब हमारे काम आना चाहिए। तभी गुफा के दरवाजे पर एक तेज रोशनी चमकती है। कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा, बंटी, कबूतर, तोता सभी वहाँ पहुँच चुके थे। बबलू और मीना के हाथों में नदी के चमकते हुए नीले पत्थर थे, जिनकी रोशनी से गुफा चमक उठी थी। रुक जाओ बादल कौवे, इस मासूम मछली को आजाद करो, वरना ये जादुई पत्थर तुम्हें यहाँ भस्म कर देंगे। छोटी चिड़िया, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बादल जी